किशन गुप्ता सुरकुशी भारत से। आज हम लोग हैं फतेहपुर पंचायत में नरपतगंज ब्लॉक में और हमारे साथ हैं प्रभात सिंह झा जी जो यहाँ के आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो 2020 का चुनाव है वो किन मुद्दों पे होगा और क्या ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए इनकी भागीदारी क्या होगी और किस पार्टी से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग आज खास बातचीत करेंगे चंद्र झा जी से। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल्स पे और कुछ बातें जो अहम भूमिका निभाती है हर बार विधानसभा इलेक्शन को लेके वो है जाति समीकरण। तो आपके क्षेत्र में जाति समीकरण हर इलेक्शन में देखने को मिलता है, तो उस समीकरण को तोड़ के आप कैसे आगे अपने क्षेत्र में आएंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ प्रभात चंद्र झा और जहाँ तक राजनीति में जाति समीकरण की बात आएगी तो मैं इसका घोर विरोधी हूँ और मेरे साथ इसका प्रूफ भी है। वैसे मैं बाय कास्ट ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ और मेरे क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 नरपतगंज में मेरे जाति की संख्या बहुत कम है, फिर भी मैं चुनाव जीता। मैं जात पात में कभी न विश्वास किया था न करता हूँ। आप में अगर वह व्यक्तित्व है, आप जनता की आवाज़ आप बनने की आप में वो सामर्थ्य है, उनकी समस्याओं को आप लेके चलते हैं और हर पल सुख दुख में आप उसके साथ खड़े हों तो जाति समीकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा मेरा मानना है और मैं मानता भी हूँ। मैं AIMIM में सदस्यता ग्रहण किया और पार्टी लेवल पर मैंने अपना नॉमिनेशन भी दिया और मैं विधानसभा नरपतगंज क्षेत्र संख्या 46 के लिए उम्मीदवारी भी मैंने अपनी रख दी है। अब ऊपर आला कमान की क्या निर्णय होता है उसके तहत मैं अगर मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं बनाया गया तो जिस पार्टी से मैं बिलोंग्स करता हूं आज के डेट में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं उनका समर्थन करूंगा, साथ दूंगा। नरपतगंज एक ऐसा क्षेत्र है और नरपतगंज क्षेत्र के जो जिस पंचायत में अभी हैं वो नरपतगंज का सबसे बड़ा पंचायत कहलाता है फतेहपुर। तो फतेहपुर हो या नरपतगंज, जो विकास की धारा पिछले 5 वर्षों में बही है वो मैक्सिमम जो लोग हमें बताते हैं वो ठेकेदारी के रूप में बही है। ना नेता प्रतिपक्ष जो है वो मैक्सिमम विकास कर पाए हैं, बस वो टेंडर पास करने का काम किया। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो जनता को आपके पार्टी से क्या उम्मीद होगा और आपकी पार्टी क्या विकास इस क्षेत्र की करेगी? देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, चुनाव के समय में ऐसे उभरता है जो हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ धरातल पर आया नहीं है। शिलान्यास कर देना और जनता को यह कह देना जो कुछ महीनों में यह काम आरंभ होगा, जनता सब समझती है। आज का वह दौर नहीं है कि जनता को बहला फुसका के आप उनसे उनका जो मत पता था वो ले लेते थे अपने विश्वास पर। अब वो जनता सब देख रही है। जनता देख रही है आपने 5 साल में क्या किया। आपका नियत और नियति दोनों इसका सबूत है और जनता खुद देख रही है। यहाँ की जनता की जो समस्या है वह समस्या जो कांग्रेस के समय में था आज भी वही है। बहुत सारी घोषणाएं हुई। मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में जब था तो मेरे सामने भी सरकार की सारी योजनाएं आती थी, लेकिन उसका ग्रास रूट में उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो जनता सब देख रही है। जनता इस बार जो व्यक्ति में उनको विश्वास होगा, पार्टी लेवल पर बहुत कम लोग ही जाएंगे। अब जात पात की बात यहाँ नहीं आती है, अब यहाँ वर्गवाद की बात आती है। और मेरा जो मानना है, जो आज के समय में ये राजनीति जो है वर्तमान परिवेश में वह एक व्यवसाय हो गया है।
लोग व्यवसाय की तरह लेते हैं। आज 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 60 लाख में लोग सैंपल खरीदते हैं और जब चुनाव जीत के जाते हैं तो बस वो जो जितना आपने पूंजी लगाया तो व्यवसाय के रूप में इंटरेस्ट सहित वो जनता से वसूल लेती है। यही उद्देश्य है। जनता का विकास करना आज के समय में उद्देश्य नहीं रहा और इसके लिए सारा दोष मैं विभिन्न पार्टियों को जो अपने संबल को बेचते हैं और गलत लोगों के हाथ में संबल थमा देते हैं, जो आपकी जनता का जो रहनुमा न कभी था न कभी बन पाएगा। उनका ये काम है अपने अकाउंट को फुल करना और कोई बात नहीं। तो अभी के राजनीति में जो विकास आपकी पार्टी करेगी नरपतगंज क्षेत्र के लिए, जो लोग अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से घर आए और अभी मजबूरन बस उनको फिर से पलायन करने पे वो मजबूर है घर चलाने के लिए। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की नरपतगंज की, शिक्षा व्यवस्था लचर है। इन सब चीज़ों को आपकी पार्टी कैसे सुधारेगी या क्या आपका रोल होगा इनमें? देखिए, मैं इससे पहले भी इंटरव्यू में ऐसे ही प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। जहाँ तक यहाँ की जो समस्या है उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हमारी शिक्षा नीति, जो सरकार की शिक्षा नीति है, वह लोगों को, बच्चों को केवल साक्षर करने का है, उनको शिक्षित बनाने का नहीं। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो खुद ब खुद अपना जो उनका डिमांड होगा खुद लड़ के उनसे ले लिया जाएगा। यहाँ का जो मेन समस्या है शिक्षा में जब सुधार आएगा तो जनता खुद जागरूक होगी और अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के जो उनका अधिकार मिला हुआ है वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लेंगे भी। जहाँ तक मेरे पार्टी का सवाल है, यह पार्टी एक आइडियोलॉजी है। इस पर बहुत सारा एलिगेशन लगा है जो मुस्लिमों की पार्टी है। मुस्लिम की अगर पार्टी होती तो प्रभास झा इस पार्टी में शामिल नहीं होते। यह एक आइडियोलॉजी है जो गरीब लोगों के लिए, दबे कुचले परिवार जो है, समाज जो है, उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और पूरे दबंगता के साथ, क्योंकि आपको संविधान में अधिकार दिया गया है जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार, तो उसके तहत ओवैसी साहब बात करते हैं और गरीब लोगों के हक के लिए पूरे जोर शोर से पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ की जो बेरोजगारी की बात आपने कहा, मेरा मानना है चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ग्रास रूट में जो डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह है ही नहीं। उनका एक ही काम है पैसा पर टिकट बेचना और वैसे लोगों को विधानसभा या लोकसभा में पहुंचा देना जो जनता का दोहन करे। इसमें हम लोगों की भी कमी है, हम लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में सभी यहाँ के मतदाता काफ़ी जागरूक हो गए हैं। यहाँ अब न जात पात की बात चलेगी और न धन दौलत की बात चलेगी। यहाँ जो जनता के बीच में सेवा करने का जिनमें थोड़ा सा भी वह देखेंगे जिसमें ये क्वालिटी है, तो आंख मूंद के उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, वह चुनाव जीत के जाएगा और जनता को साथ लेकर यहाँ का विकास संभव है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सीमांचल में सबसे बड़ी समस्या यहाँ का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जब बाढ़ होता है तो उस पर करोड़ों आप उसके एवज में आप करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इसका जो अस्थायी निदान है उसके बारे में सोचा नहीं जाता है, न लोग कभी सोचे हैं। क्योंकि ये जो बाढ़ जो है यह एक दोहन करने का एक उपाय है। इसके तहत हम लोग पैसा उगाही करते हैं, हर साल टेंडर होता है, काम होता है और बाढ़ के समय में सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। जनता वैसे रोती है, रोती रहेगी। किसान के लिए कोई नीति ही नहीं सरकार की है। यहाँ का डेवलपमेंट तब संभव है जब यहाँ किसान खुशहाल हो। यहाँ किसानों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भगवान भरोसे है, कभी परिस्थिति के अनुसार मारे गए, कभी सरकार की नीति के आधार पर मारे जाते हैं। यहाँ के लोग, फिलहाल मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती करता हूँ, तो चूँकि मुझे अनुभव है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं और यहाँ की सरकार क्या करती है।
फिलहाल हम लोगों के क्षेत्र में मकई का काफ़ी उत्पादन हुआ। प्रकृति के कारण काफ़ी क्षति हुई और जो बचा वह सरकार की नीति के कारण सारी उनकी जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई। इसको देखने वाला नहीं। एक प्रोग्राम आया है प्रधानमंत्री महोदय का 6,000 साल में मिलता है किसान को। ये 6,000 से क्या होने वाला है? हमें 6,000 नहीं चाहिए। मेरे लिए स्थायी व्यवस्था कीजिए आप। हम आपके भीख पर जीने वाले लोग नहीं हैं। हम किसान, हम पैदा करते हैं और भारत की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें सबसे अधिक योगदान हमारे किसान भाइयों का हमेशा रहा और रहेगा। तो इसके तहत योजनाएं होनी चाहिए जिसका परमानेंट समाधान हो। यहाँ बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या के लिए आप खैरात में कुछ रुपया बांट देते हैं किसानों को, वो समाधान नहीं है। ये आप अपना समाधान करते हैं और अपने पैसा का जो उगाही है वो आप करते हैं। यहाँ एक और समस्या अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग किसान वर्जित एरिया में रहते हैं। किसान यहाँ की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि खेती हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो फसल की खेती होती है उसके एमएसपी बहुत कम है। जैसे मकई की बात आपने की है, मकई का रेट किसानों को नहीं मुहैया हो पाता। और सरकार जो नीति है सरकार बोलती है कि हम बहुत अच्छे रेट किसानों को प्रोवाइड कराते हैं, हर साल उनके लिए बहुत सारे योजनाएं हम चलाते हैं। वो कितना ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि सरकार का मानना है कि हर एक किसान समृद्ध है और हर एक किसान के खाते में पैसा जाता है तो किसान बहुत खुश हैं। लेकिन असली हकीकत जब हम लोग पंचायत का सर्वे करते हैं तो ना किसानों को एक सही रेट मिल पाता है अपने फसल का, ना किसानों के खाते में उस एवज का पैसा आ पाता है, ना क्षतिपूर्ति हो पाती। तो आपकी पार्टी के द्वारा क्या बदलाव किसानों के हित में होगा? देखिए, जहाँ तक एमएसपी की बात आपने किया, आप जैसे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया होगा। एमएसपी जो सरकार निर्धारण करती है, यहाँ के किसानों को पता भी नहीं होता कि उनके यहाँ टीवी नहीं है, उनके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आते, उन्हें ये पता भी नहीं होता है। मकई का 1,800 रुपया एमएसपी निर्धारण किया है। यहाँ के किसान 800 रुपया बेचने को मजबूर। यहाँ न मंडी की व्यवस्था है और न कोई व्यवस्था है जो किसान को। बहुत सारे किसान जो हैं अभी लघु किसान हैं मोस्टली। जब हमारे जैसे लोग, हम मध्यम वर्ग के किसान हैं, हमारी पहुंच दूसरे मंडी में भी हो सकती है, मैं जा सकता हूं। जब हमारे जैसे लोग दूसरे मंडी में जाके अपने फसल का सही वैल्यू नहीं ले पाते हैं तो यहाँ की जो जनता है, लघु किसान है, कैसे हो? हमारी पार्टी अगर सरकार में आई तो ये तो तय है कि मेरा पहला फोकस होगा किसान पर और एजुकेशन पर। उसके बाद ये जो यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो बाढ़ की समस्या है, तो उसका निश्चित रूप से अस्थायी समाधान हम लोग निकालेंगे। मेरी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो मैं तो इतना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पर एक मंडी की व्यवस्था हो और सरकारी एजेंसी के द्वारा किसानों की जो फसल है उसको खरीदा जाए और उसको सही दाम उनको मिले और उनको ऊपर से जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छे उत्पादन करते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा करूँगा, करवाने की चेष्टा निश्चित रूप से। आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं, ताकि जो लोग हैं वो जात पात को छोड़ जो समस्याएं हैं उनके एवज में आपको वोट करें या किसी अन्य पार्टी को वोट करें, लेकिन एक मैसेज लोगों तक आप क्या पहुंचाना चाहते हैं? इस बार का चुनाव जो है, विगत जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे हटके, और मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो मैं उनकी सुखबुगाहट देखता भी हूँ। अब जनता को अब ठग नहीं पाएंगे। बहुत दिन ठगे आप। आज़ादी के बाद जनता को ठगते आ रहे हैं और विगत विधानसभा चुनाव तक आपने ठगा है। वोट हम लोग करेंगे और कैंडिडेट का निर्धारण आप करेंगे। ये क्या उचित है?
हम जिसको चुनेंगे उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो मैं किस पार्टी से किन को कैंडिडेट बनाऊंगा, कौन सबसे अच्छे लोग हैं, इस आधार पर पार्टियों को फोकस करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो उन लोगों को देंगे जो सरकार जो नीति निर्धारण करेगी उसके पीछे हाँ में हाँ मिलाना है। अगर पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग आएंगे तो अगर गलत निर्णय आप पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो तो आपका विरोध तो निश्चित रूप से होगा। ये लोग ऐसा चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। इस बार का जो चुनाव है वह चुनाव व्यक्तित्व की लड़ाई है। जो अच्छे लोग होंगे, जिनका चरित्र साफ सुथरा होगा, विकास की जो बात करेंगे, जनता को साथ लेके चलेंगे, उनको मत मिलेगा और वह जीत के यहाँ से विधानसभा पटना के लिए, बिहार के लिए जाएंगे ही। ऐसा मेरा मानना, ऐसा ही होगा। इस बार जात पात की राजनीति नहीं चलेगी, ऊंच नीच की राजनीति नहीं चलेगी, छोटे बड़ों की राजनीति नहीं चलेगी। इस बार आप वोटर को पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। आप जाति के आधार पर उनको नहीं खरीद पाएंगे, वह सब जानती है। जनता सब समझने लगी है और इतना जागरूक हो गई है कि वह एक वोट का महत्व समझती है। इसलिए अच्छे लोग जिस पार्टी से आवे, मेरा ये मानना नहीं जो मैं बहुत ही अच्छा लोग, ये तो निर्णय जनता करेगी। कंपैरिजन करना है, कॉम्पिटिटिव युग है, वहाँ 10 कैंडिडेट रहेंगे तो 10 में जनता ये तय करेगी जिसमें सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन है। पार्टी से हम लोगों को लेना देना नहीं, इस बार जनता को नहीं। जो अच्छे लोग होंगे और पार्टी का जो कैडर वोट है वह तो समझ ही रहे हैं, इतना डीप रूटेड हो गया है। उसको संभालना जब तक वो खुद आत्मसात नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, उसमें मतलब नहीं। लेकिन मास वोटर जो वह विकास की बात करेंगे, हमारे विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके तहत जो बात करेंगे जो उस पर काम करना चाहिए। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है और युवा इस बात को समझते हैं कि बदलाव और विकास की बातें उनको ज़्यादा समझ में आती है। तो वो कितना बेनिफिट आपके लिए पहुंचाएगा, क्योंकि हर इलेक्शन से ज़्यादा इस बार युवा वोटर्स हैं और युवा वोटर्स होना आपके लिए कितना फायदेमंद? देखिए श्रीमान, मैं हूँ तो किसान का बेटा। हमारे पूर्वज शुरू से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, उसी हम लोगों का परवरिश भी होता रहा। एजुकेशन के क्षेत्र में मैं पीछे नहीं रहा। मैं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से स्नातक हूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने 3 बार क्वालिफाई भी किया, मेरा नहीं। तो बेरोजगारी क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसका स्वाद मुझे मिल चुका है। बेरोजगारी की जब बात आती है तो आज भी मैं जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वो ऑफिस देखता हूँ पटना में, तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, आँख से आंसू छलक जाते हैं आज भी। जबकि आज मैं उस बीपीएससी को छोड़ के, पदाधिकारी के जो सपने मैंने देखा था उसको छोड़ के आज मैं राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। और जनता मुझ पर काफ़ी आस लगाए बैठी है, मैं उनको कभी नाखुश नहीं करूँगा। ये मेरा मानना है। मेरा जीवन ही उनकी खुशहाली के लिए, उनके विकास के लिए भगवान के द्वारा दिया गया है। मैं इसका भरपूर प्रयोग करूँगा और इसमें मुझे काफ़ी इंजॉय भी मिलता है। रही बात बेरोजगारों की, बेरोजगारी मैं कह दूंगा कि चंद बातों में, चंद लम्हों में जब मैं मिटा दूंगा, ये संभव नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। विकास की बात करते करते तो इतना बेरोजगार हमने पैदा कर दिया। एक अभी बीपीएससी की होती है क्या, और यूपीएससी की परीक्षाएं होती है, बहुत सारे स्टेट लेवल की नॉन ग्रेजुएट एग्जाम होती है। कितने सीटें आप अवेलेबल करते हैं? 200 से 400 500 1000 के लगभग सब। यहाँ जब करोड़ों की संख्या है बेरोजगारों की, तो उसका समाधान ऐसे नहीं हो सकता है। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और बिहार सरकार को एक मत से रोजगार मुहैया कराने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, और जो जिस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग देनी, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको स्वरोजगार आपको मुहैया करना। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग दे दी थी, मैंने देखा। जब उनके लेकिन उसका धरातल पर कहीं उसका ट्रेनिंग लेके आज भी बेरोजगार पंजाब के
इसका कारण उनके पास पूंजी का अभाव है। अगर पूंजी होता तो खुद का वो इंडस्ट्री खोलता। बीजेपी सरकार में मेरा मानना है कुछ उनका स्लोगन तो बड़ा अच्छा आया था, मुझे भी बहुत भाया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मिला क्या? कुछ का साथ कुछ का विकास और अन्य लोगों के साथ संपूर्ण विश्वासघात और कुछ नहीं हुआ। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर न होगा वो आप उसको कौशल की आपने ट्रेनिंग दे दी, और जो बैंक में आते हैं ऋण के लिए तो उन्हें नहीं मिलता है, तो उनके यहाँ डिपॉजिट करने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ज़रूरत है आपको कौशल की, मतलब उनको ट्रेनिंग देने की? और झूठा नारा, झूठा वादा क्यों करते हैं? अगर करना है तो ट्रेनिंग दिए हैं तो आपका काम है, सरकार की काम है जो आप उनको एस्टेब्लिश कर दें, और उनके प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सेल आप अपने एजेंसी के माध्यम से करवाइए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण आने वाले जो जनरेशन हो शिक्षा जा सके। आप सूर्यकोशी भारत से देख रहे थे कि किस प्रकार से जो फतेहपुर पंचायत के उम्मीदवार हैं वो किन किन बातों को लेकर जनता के सामने रखे हैं और किन किन मुद्दों पे आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। आप देखते रहिए सूर्यकोशी भारत। मैं किशन गुप्ता कल फिर चलेंगे दूसरे पंचायत में, दूसरे प्रतिनिधि से जानेंगे क्या राय है उनका विधानसभा चुनाव के।